ठीक है, चेक करके बता दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था यही ना बेटा, भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या चल रहा था बेटा? हम लोग मुद्रा के प्रकार पे बात कर रहे थे, तो 2 मिनट में रिवाइज करके फिर आते हैं। मुद्रा को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक को हम लोगों ने कहा था लीगल टेंडर यानी वैधानिक मुद्रा, और एक को कहा था, तुम तो अवैधानिक के पीछे पड़े हो, बोलना मत दोबारा, है ना। गैर वैध अरे अवैधानिक और गैर वैधानिक में अंतर है। जैसे संविधान में भी ऐसा शब्द दिखता है, जैसे एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि वैधानिक, अवैधानिक, गैर वैधानिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने अवैध, समझ रहे हैं ना। तो वो तो इलीगल हो जाएगा भैया। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको कहते हैं उसको कहा जाता है गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक मतलब ऐसी चीजों की बात की जा रही है जिनका उल्लेख संविधान में तो नहीं है लेकिन संविधान के विरुद्ध भी नहीं है ना बेटा। तो उस दिन भी गड़बड़ हो गई थी, आज भी गड़बड़ हो गई है ना। तो नहीं बेटा, जैसे लीगल टेंडर कहते हैं तो इलीगल टेंडर नहीं होगा, नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर माने गैर वैधानिक मुद्रा, है ना। तो अभी तो हम लोग शायद वैधानिक मुद्रा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वैधानिक मुद्रा किसकी ओर से जारी की जाती है बेटा? सरकार की ओर से जारी की जाती है। क्लियर है? वैधानिक मुद्रा की स्वीकार करने की बाध्यता होती है, आप इसको लेने से मना नहीं कर सकते। इसको हम लोग 2 भागों में बांटा था। एक को हम लोगों ने कहा था क्या बेटा? धातु मुद्रा, और एक को कहा था पत्र मुद्रा। बोले बेटा धातु मुद्रा माने सिक्के, पत्र मुद्रा माने करेंसी, नोट। हाँ, नोट भी कह सकते हैं। धातु मुद्रा को फिर हम लोग 2 भागों में बांटा था। मानक धात्विक मुद्रा जिसको फुल बॉडीड कहा था, और एक उन्होंने कहा था सांकेतिक। दोनों हो गया है। मानक धात्विक मुद्रा माने बेटा कोई बता दो? बता दो तो आगे चले ना, तो फिर बताएं, ये तो काम है। हाँ बिल्कुल। मानक धात्विक मुद्रा ऐसी धात्विक मुद्रा को कहते हैं जिसमें जिस धातु का वो सिक्का बना है उस धातु का मूल्य और उस सिक्के पर जो अंकित है वह मूल्य दोनों बराबर हो जाए। और आज के डेट में लिटरली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि धातुओं की कीमत यहाँ स्थिर ही नहीं रहती, हर धातु बदलती रहती है। लोहे की कीमत आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। तांबे की कीमत आज कुछ और है, कल कुछ अलग हो जाएगी। सोना चांदी तो खैर छोड़ ही दो, है ना बेटा। तो फिर मानक धात्विक मुद्रा कैसे बना सकते हैं आप आज की डेट में? संभव ही नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में आज की डेट में मानक धात्विक मुद्राओं का निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अंकित मूल्य जब तक ज्यादा रहेगा तब तक वह मुद्रा चलन में रहेगी। लेकिन अंकित मूल्य अंतर्निहित मूल्य से अगर कम हुआ तो एकदम कहते हैं ना कि घोड़े के सर पे सींग वाली हालत हो जाएगी, एकदम गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ था भी कभी कि नहीं था, क्योंकि सब उसको पिघला पिघला के क्या करेंगे? बेच देंगे। यानी जैसे अंतर्निहित मूल्य बढ़ा और अंकित मूल्य घटा, खेल खत्म। अंकित मूल्य जब तक ज्यादा रहेगा तब तक वो चलन में रहेगा, लेकिन अंकित मूल्य अगर घटा तो खेल खराब हो जाएगा। आइडिया लगा ना बेटा? ऐसे करके आपको पूछेंगे, ऐसे ऐसे विकल्प बना के पूछेंगे कि धात्विक मुद्रा का क्या अनिवार्य शर्त है? अंकित मूल्य अंतर्निहित मूल्य बराबर होना चाहिए, अंकित मूल्य ज्यादा होना चाहिए, अंतर्निहित मूल्य कम होना, अंतर्निहित मूल्य कम होना चाहिए, अंकित मूल्य। ऐसे विकल्प आपको देने लगेंगे। तो मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं। हमेशा अंकित मूल्य
अंतर्निहित मूल्य से ज्यादा होना होगा, तब वो मुद्रा सेफ बची रहेगी, नहीं तो वो मुद्रा गायब हो जाएगी। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, धातु के साथ तो है ही है। फ्रांस में एक बार इतनी मुद्रास्फीति हुई, इतनी ज्यादा मुद्रास्फीति हुई कि जैसे आजकल आप देखते हो हम लोग के यहाँ पहले तो चूना ऊना लगता था घर पे, वो जमाना देखा। चूना खरीद के लाते थे, बड़ी सी नाद वाद में उसको भिगोते थे, फिर घर उसे रंगा जाता था, एकदम सफेद सफेद अच्छा लगता था। फैशन आ गया, बर्गर का पेंट, एशियन का पेंट, डिस्टेम्पर, वाल पुट्टी, ये वो, राइमर प्राइमर, दीवार नहीं बना के कुछ और बना दिए, है ना। तो समय के साथ क्या हो रहा है बेटा, सब बदला। अब उससे भी लोग भाग रहे हैं। अभी आजकल देख रहे हो लोग फाइबर के पैनल लगवा रहे हैं, अब ये फैशन चल पड़ा। तो समय के साथ चीजें बदलती रहती, क्योंकि पेंट भी खराब हो जाता है। वो 2000 लीटर का पेंट आप लगवा रहे हो और आपके घर में अगर 2 साल भी ना चले तो फिर क्या मतलब है। तो अब क्या लगवा ले रहे हैं लोग, वॉल पैनल लगवा ले रहे हैं। देख रहे हो ना दीवार पे प्लास्टिक का फाइबर का पैनल, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पड़ा रहता, पानी वानी से कोई दिक्कत भी नहीं। तो समय के साथ चीजें क्या हो रही है बेटा, बदल रही है ना, हर जगह बदलती रहती समय के साथ। यूरोप में हमारे यहाँ भी है, लोग वॉल पेपर लगाते हैं पेंट की जगह पे। वॉल बड़े खूबसूरत है, वॉलपेपर डिजाइन बहुत अच्छी दिखती है। तो वॉलपेपर का फैशन हम लोग क्या नया नया आया है, यूरोप वगैरह बहुत पुराना फैशन था। तो फ्रांस में एक बार मुद्रा का मूल्य इतना हो गया, लोग वॉलपेपर की जगह पे नोट चिपकाते थे दीवार पे। आपको ये कौन सी बुद्धिमानी, हाँ वो जोड़ लेते थे कि इतना बड़ा वॉलपेपर खरीदने में जितनी नोट इसमें लगी है उतनी नोट से इतना बड़ा वॉलपेपर आ जाएगा। तो जवाब मिलता था नहीं, छोटा आ जाएगा, तो नोट ही चिपका देते थे। ये तो जहां मुद्रा का मूल्य घटा वही कहानी खत्म हुई। कागज महंगा, नोट का कागज सस्ता, तो नोट ही का कागज चलेगा, क्या करना है। चूल्हे में जलाने के लिए पन्ने फाड़ते हो, वो पन्ना अगर महंगा है, नोट अगर सस्ती है, तो नोट जला देंगे ना चूल्हे में, काफी का पन्ना फाड़ के काहे जलाएंगे। बोल नहीं ना बेटा, ये सब चलता रहता है। बहरहाल दूसरा वाला लिख लिया बेटा, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या लिखा, जिसका अंतर्निहित मूल्य अंकित मूल्य से सदैव कम होता है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में यही मुद्रा चलन में है। यही मुद्रा मतलब धातु मुद्रा। आगे लिख लो बेटा, पत्र मुद्रा। पत्र पेपर करेंसी, कागज वाली मुद्रा या कागजी मुद्रा। पहला, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। पहला क्या बेटा, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। लिखिए मत, सुन लीजिए पहले फिर लिखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, याद आ रहा है कि अगर मैंने पर्ची लिखा तो मेरा यह दायित्व है कि मैं उतना कैश रख लूं। यही दायित्व है ना, कि अगर मैं आपको पर्ची लिख के दे रहा हूं कि कन्हैया मोबाइल वाले के यहाँ से जाके एक मोबाइल ले लीजिए, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि शाम को जब वो मेरे घर आए तो कैश हमारे पास रहना चाहिए, ताकि जबान खाली ना जाए, है ना। और आगे की कहानी भी मैंने बताया। हम 3-4 दिन इंतजार करते रहे, वो आए ही नहीं। महीनों इंतजार करते रहे, वो पैसा लेने आए ही नहीं। मैंने पूछ भी लिया एक दिन, क्यों भैया पैसा नहीं लेंगे, तो उनका कह रहे वो आगे वाली पार्टी को दे दिए तो ले लिया। तो क्या लेने आए आपके यहाँ, बोल नहीं रहे। अब जरा समझने की कोशिश करिए, नोट जो छपती है, अच्छा कभी आपने ये विचार नहीं किया कि जैसे नोट तो सरकार ही छापती है,
अरे भाई, नोट सरकार की ओर से ही छपती है, आरबीआई उसको छपवाता है नोट, तो सरकार को ढेर सारा नोट काहे नहीं छपवा देती? तो हो जाए ज्यादा, हमसे क्या मतलब है? पॉकेट में ठूस ठूस के निकलेंगे सब्जी खरीदने। नहीं, जहाज वहां से हेलीकॉप्टर वगैरह से गिराए जाके ऊपर से, बटोरे जो जितना बटोर सकता है ना, ये भी किया जा सकता है, क्या परेशानी है? गरीबी एक चुटकी बजाते गायब हो जाती इससे। अच्छा, ये टेंशन है कि काम करना छोड़ देंगे, काम ऐसे भी कहाँ कर रहे हैं नहीं, ये सब मत बोलें, ये सब बहुत खतरनाक शब्द है ना। अर्थव्यवस्था बड़ी खतरनाक चीजें आगे पढ़नी, अभी धीरे धीरे ले चल रहे हैं गहराई की ओर, अचानक गड़बड़ हो जाएगी तो चौपट हो जाएगा। मंदी का नाम सुना? मंदी, रिसेशन कहा जाता है। बोलते हैं ना बाजार में बड़ी मंदी है आजकल, व्यापारी व्यापारी बोलते रहते, क्या मतलब है मंदी का? नहीं, वो टॉपिक अभी हमने नहीं शुरू किया है, वो टॉपिक है बेटा, उसको पढ़ना पड़ेगा बहुत सिस्टमेटिक। लेकिन जब मंदी शब्द बोला जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, काहे? पहले से है तो नया ले लेंगे, हाँ कुछ उसमें रिन्यूअल कर लेंगे। नहीं, मुद्दा वही जो लास्ट में आपने बोला कि लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, दुकानें एकदम लक दक खुली हुई हैं, सामान दुकान में भरे पड़े हैं, खरीदार नदारत है ना। यानी मुद्रा कमी हो, बड़ी मजेदार चीजें हैं बेटा अर्थव्यवस्था। मुझे समझ में नहीं आता काहे बोझिल कर देते हैं लोग बच्चों को। इतना व्यवहारिक और इतना प्यारा विषय है कि पूछो मत। तो मंदी का असर हुआ था बीच में, आपको पता था, अमेरिका वगैरह में बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई थी, तमाम ताबड़तोड़ से एक के बाद एक बैंक दिवालिया हो रहे थे, धड़ाधड़ सैकड़ों बैंक दिवालिया हो गए। तो जापान ने क्या किया सुन लो। असर तो हर जगह होता है, भारत को छोड़ के। यहाँ तो कभी समझ में नहीं आता कि कभी मंदी भी होती है, कभी लोगों का पैसा भी घटता है, जमीन की कीमतें आसमान छूती जा रही है, खरीदने वाले ताबड़तोड़ जमीन खरीद रहे हैं। कहाँ किसकी जमीन नहीं बिक रही है? 30 लाख हो जाए चाहे 50 लाख हिस्सा हो जाए, खरीदने वाले खरीद, हम आप नहीं खरीद रहे हैं लेकिन खरीदने वाले तो खरीद ही रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोगों के पास पैसा है तभी तो खरीद रहे हैं। बराबर। तो कुल मिला जुला के बेटा, जापान में क्या हुआ कि मंदी का असर दिखने लगा, लोग मार्केट से कतराने लगे। तो जापान की सरकार हर माल के बाहर एक कैनोपी देखते हो सड़क के किनारे, वो सीम वूम बेचते हैं सब, क्या क्या करते हैं, छाता टाइप लगा के बैठे रहते हैं ना, उसको कैनोपी बोलते हैं। अरे नहीं देखे हो? पूरे सड़क के किनारे जाके देखो, अभी चार छाता लगा खड़े होंगे सब, सिम रिचार्ज करा लीजिए, नया सिम ले लीजिए, तो बच्चे रहते हैं ना। या प्रचार उचार करने वाले भी, बाइक वाइक का प्रचार करने वाले कभी कभी कैनोपी लगा लेते हैं। तो वहाँ कैनोपी लगाई सरकार, और माल में जो भी जा रहे थे भी, या सड़क पे जा रहे थे माल को देखते हुए जा रहे थे, सामान नहीं खरीदेंगे, कहे नहीं पैसा नहीं, पैसा चाहिए, पैसा उनको दिया जा रहा है। लोन नहीं, लोन नहीं, ऐसे ही दिया जा रहा है। पैसा काउंटर से लीजिए लेकिन सामान जरूर खरीदिए जाए। तो अब इसमें खरीदने में कौन सी दिक्कत है भाई? जब एक काउंटर है वो कह रहा है कि यहीं से पैसा लीजिए जाके खरीदिए, और साथ ये ध्यान रहे कि जो पैसा आप ले रहे हैं ये कोई लोन वोन नहीं है आपका, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको। भारत में खोलो ना कैनोपी और देखो, पूरा माल ना खरीद लें तो जो कहो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए ना। फ्री का सिम मिल रहा था तो जान दे दिए लोग, और फ्री का पैसा मिलने लगेगा तो क्या क्या कर देंगे। वही सब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना। प्रतिनिधि कागजी मुद्रा क्या है कि नोट छापने के पहले, यानी सरकार जब नोट छापती है तो उसका यह दायित्व है कि उसके पहले उतनी कीमत की बहुमूल्य धातु, सोना वगैरह रख लेना चाहिए।
गोल्ड, गोल्ड नहीं है तो विदेशी मुद्रा, डॉलर, ये सब जब रख लीजिए तो उतने का नोट छापिए। बोल नहीं रहे। अगर ऐसी ऐसी पर्ची मैंने लिखा कि 40,000 रुपया कैश रख के अगर मैंने पर्ची लिखा तो पर्ची प्रतिनिधि हो गई, यानी वो पर्ची 40,000 रुपए का प्रतिनिधित्व कर रही है और पर्ची जब चाहेगी तब 40,000 रुपए में बदल जाएगी। बोल नहीं रहे। तो सरकार पहले जब नोट छापती थी तो क्या करती थी कि जितनी नोट छापनी होती थी उतने का गोल्ड रख लेती थी। सोना, सोना एक ऐसी धातु है बेटा, वो मुद्रा का एक बेहतरीन विकल्प है। हम सऊदी अरबिया से तेल खरीदते हैं, गल्फ कंट्री से तेल खरीदते हैं, रशिया से तेल खरीदते हैं ना। तरह तरह के करेंसी की डिमांड कर सकते हैं कि डॉलर नहीं मांगेगा रशिया, आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। वो कोई और मुद्रा मांगेगा, रुपया हो सकता है रुपया ले ले। बोल नहीं रहे बेटा, लेकिन हो सकता है रुपया लेने से मना कर दे कि नहीं रुपये में नहीं चाहिए पेमेंट हमको। आपके रुपया हम लेके क्या करेंगे भाई? आप चौक पे जाके किसी को डॉलर दे दो, दुकान वाले को, क्या करेगा डॉलर लेके? किस काम का उसका डॉलर है भाई? उसके यहाँ जो ब्रोकर आएगा पेमेंट अपना लेने, तो उसको डॉलर देंगे, वो डॉलर लेगा? नहीं, तो अपनी मुद्रा में आदमी काम करता है ना। तो जाहिर सी बात है कि समस्या ये हो गई कि सोना एक ऐसी मुद्रा है जिसको लेने से कोई मना नहीं करेगा। जिसको डॉलर चाहिए वो भी सोना ले लेगा, जिसको रूबल चाहिए वो भी सोना ले लेगा, जिसको रियाल चाहिए वो। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना बेटा ये सबसे मजबूत मुद्रा है। कौन? गोल्ड। इसको लेने से तो कोई मना ही नहीं करेगा, कोई देश नहीं मना कर सकता कि गोल्ड नहीं लेंगे। इसे बहुत ज्यादा लिक्विड मानी जाती है, तरल मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है। तो सरकार उसी मुद्रा को रख लेती है, सोना, और जितने का गोल्ड है फिर उतने की नोट छाप के मार्केट में सर्कुलेट कर देती है। तभी उस पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। क्लियर है बेटा? तो अगर ऐसा सरकार करती है इसको क्या बोला जाएगा बेटा? प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। क्लियर है? 68 तक ये चलता ना, 65 तक। तो 65 तक ये प्रक्रिया देश में चलती रही। उसके बाद धीरे 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 हमारी अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा हो गया, अब इतनी पर्ची की डिमांड हो गई कि अब पर्ची लौट के आ नहीं रही है, तो हम भी पागल हैं क्या? अब बिना पैसा रखे ही पर्ची दनादन दनादन लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पर्ची लौट के मेरे पास नहीं आने वाली है। तो सरकार भी अब ये करने लगी और अब सरकार ने परिवर्तनीय कागजी मुद्रा जारी कर दिया। तो परिवर्तनीय कागजी मुद्रा का मतलब यह है कि उतने मूल्य की धातु भले न रखें, लेकिन देने वाले को वायदा जरूर कर लेते हैं कि अगर आपको कभी डाउट लगे तो आके ले लीजिएगा, धातु ले लीजिएगा भाई जितना आपके पास पैसा है। तो खैर अब जो मुद्रा छपती है तो उतना गोल्ड रख के नहीं छपती, बस एक अनुपात में रखते हैं और छाप देते हैं, क्योंकि पता है सरकार की करेंसी है, उसके पीछे कौन डाउट करेगा भाई, संदेह करेगा। क्लियर है? तो क्या क्या हो गया बेटा? प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा और अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा। तो पहले इसको डिफाइन कर लें। देखें, मुद्रा को छापने से पूर्व, सारी सेंटेंस ठीक करिए। पत्र मुद्रा को छापने से पूर्व, पत्र मुद्रा को छापने से पूर्व उतने मूल्य की धातु या विदेशी मुद्रा को रखने की बाध्यता हो तो उतने मूल्य की धातु या विदेशी मुद्रा रखने की बाध्यता हो तो ऐसी मुद्रा को प्रतिनिधि कागजी मुद्रा कहते हैं। माने उतने का वो प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसी मुद्रा को प्रतिनिधि कागजी मुद्रा कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? 1965 तक हमारी मुद्रा
प्रतिनिधि कागजी मुद्रा थी। 1965 तक हमारी मुद्रा क्या थी बेटा? प्रतिनिधि कागजी मुद्रा थी। तो मतलब समझ पा रहे हैं कि नोट छापने के पहले उतनी धातु रखनी पड़ती थी। तो अभी आरबीआई के पास बहुत सोना है बेटा, बहुत गोल्ड है, टनों में गोल्ड है, वो चिंता की बात नहीं है, हम सुरक्षित हैं। और विदेशी मुद्रा भी हमारे पास बहुत हैंडसम है, बहुत शानदार विदेशी मुद्रा है, फॉरेक्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं कोई चिंता की बात दूर दूर तक नहीं है। क्लियर है बेटा? 12। लेकिन उसके बाद इस नियम को बदल दिया गया, क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता ज्यादा होने लगी बेटा, तो कितना गोल्ड रखा जाएगा, और लिटरली ये संभव नहीं था। तो अब उसको, उस नियम को बदल दिया गया। तो अगली मुद्रा जो आ गई वो लिख लें, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा। चेंजेबल, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा। अब ये क्या है बेटा? मुद्रा को छापने के लिए 100% कोष भले नहीं रखा जाता, यानी 100%, पहले 100% था, गोल्ड रख लीजिए फिर नोट छाप लीजिए। अभी क्या है कि 100%, 100% कोष भले न रखा जाए, लेकिन सरकार ताल ठोंक के दावा करती कि जिसको डाउट हो वो आके बदल ले। जैसे हम आपको पर्ची लिखे, आपने कहा सर कैश वैस रखें, आप कहें परेशान हैं, पर्ची दीजिए, क्योंकि मुझे पता है पर्ची आएगी नहीं, तो कैश रखने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी, अच्छा चलो वो नहीं समझ पा रहे हो, हम थोड़ा समझाते हैं। जैसे बैंक में आप जाते हो कभी विड्रॉ कराने, पैसा निकालने, तो हम लोग कितना बेहिचक होके जाते हैं बैंक में कि मेरा पैसा बैंक में जमा है, और हम पैसा निकालने जब जाएंगे बैंक देगा ही। तो शहर वाले तो दे देते, कभी गाँव के किसी ब्रांच वाले बैंक में गए हो? लोकल एरिया में जो छोटे ब्रांचेस वगैरह हैं, वहां अगर आपका अकाउंट हो और वहां अचानक आप पहुंच जाइए और मुझे 2 लाख कैश चाहिए, नहीं देते, गुस्सा लगती है ना, मेरा पैसा कहाँ गया? अरे भाई हम जमा किए हैं, वही ना लेने आए हैं, कि आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। मेरा पैसा किधर गया? आपका पैसा गया? हाँ बिल्कुल गया। आपका पैसा बैंक में रखा थोड़ा ही है, आपका पैसा गया। अब बैंक क्या करता है, बैंक को अनुमान रहता है कि इतना अगर कैश हम रखे रहें तो डेली का वर्क निपट जाएगा, वो अनुमान होता है। कभी कभी अचानक डिमांड बड़ी आ जाती है, तो उनका सारा सिस्टम डगमगाने लगता है। स्पेशली फेस्टिवल वगैरह के सीजन में आप देखोगे, त्योहारों के समय देखोगे, बैंक के ऊपर बर्डन आ जाता है, क्योंकि तब जमा करने वाले कम, निकालने वाले ज्यादा हो जाते हैं बैंक में। खैर बैंक उसके लिए तैयार रहता है। अरे वो लोग यही करते हैं बेटा, यही उन सबों का काम है, तो वो सब मैनेज किए रहते हैं। लेकिन आप लोकल ब्रांच पे आप देखे होंगे, अक्सर कभी समस्या हो जाती है कि अगर आप 1,50,000 की डिमांड करो, तो वो पहले तो भुनभुनाते हैं, फिर ये कहते हैं कि बड़ा अमाउंट निकालना हुआ करे थोड़ा पहले बता दिया करिए, कह देते हैं ना। और फिर अगर आप कहते हैं कि अरे अचानक जरूरत पड़ गई भाई, पहले कैसे बता दें, तो कहेंगे थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो क्लाइंट पूछता है काहे बैठे, तो कहते हैं कि जमा हो जाने दीजिए, कुछ जमा हो जाए भाई, पैसा आ जाए तो दे। और वही माथा ठनकता है कि यार ये बताओ, हमारा वाला किसी और को दे दिया है ना, और अभी दूसरे वाला उठा के हमको दे देगा, यही 3-5 करते रहते हैं क्या? हाँ यही करता रहता है बैंक, और क्या। आपका किसी और को दिया, अब आपको जब देने की बारी आई तो वेट कर रहे हैं कि 4-6 लोग पैसा जमा करें, कुछ तो हो जाए कैश में, आपको दें, बोल नहीं रहे। तो क्या बैंक के पास जितनी जमाएं हैं, बैंक सारा कैश लेके बैठा रहता है? और ये लिटरली पॉसिबल है? बैंक के जितने क्लाइंट का जितना पैसा जमा है, बैंक सारा कैश अपने चेस्ट में रख के बैठा रहे कि क्या पता कौन आ जाए? नहीं नहीं, उनको अनुमान रहता है कि अगर 100 करोड़ बैंक में जमा है, तो अगर 20 लाख रुपया कैश है तो गाड़ी चल जाएगी, बोल नहीं रहे। तो इस तरह का सारा सिस्टम बनता है। तो अब 20 लाख रख के वो 200 करोड़ का काम कर रहे हैं ना, बोल नहीं रहे हैं। पर सरकार भी यही कर रही है,
कोष नहीं रखती, नोट छापती है, लेकिन इस वायदे के साथ छापती है कि जिसको डाउट होगा आ जाना, हम दे देंगे। क्लियर है बेटा? तो अब वो जो मुद्रा हो गई हमारी, वो प्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन सरकार ये कहती है कि परिवर्तनीय है, जब आप चाहें इसको धातु में बदल लें, हम तैयार हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि सारे लोग तो इकट्ठे आएंगे नहीं, इसे कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा बैंक में कि ये अपना, ये आप ही का पैसा है ना, 2000 या 500 1000 का नोट, कहेंगे हाँ का लीजिए, सोना दीजिए इतने का, कौन इसे जहमत उठाता है भाई? लेकिन यह है कि सरकार तैयार है कि हम उतने की धातु आपको दे देंगे। क्लियर है बेटा? देख लें क्या लिखा है बेटा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा। लिखें ऐसी कागजी मुद्रा जिसके मुद्रण के लिए 100% कोष यानी 100% कोष, 100% कोष नहीं रखा जाता, वरन एक निश्चित अनुपात में कोष रखा जाता है। वो अनुपात फिक्स नहीं है बेटा, सरकार जो चाहे निश्चित अनुपात में कोष रखा जाता है, परंतु सरकार इस मुद्रा का मुद्रण, परंतु सरकार इस मुद्रा का मुद्रण इस वायदे के साथ करती है कि, परंतु सरकार इस मुद्रा का मुद्रण इस वायदे के साथ करती है कि आवश्यकता पड़ने पर, इस वायदे के साथ करती है कि आवश्यकता पड़ने पर इसे धातु में परिवर्तित कर दिया जाएगा, मेटल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरा लिखें। लेकिन ये तो क्लियर है ना बेटा कि ये सब कौन, ये क्या है सब, ये सब लीगल टेंडर है ना बेटा, चाहे प्रतिनिधि हो चाहे परिवर्तनीय हो, ये सब क्या है, लीगल टेंडर है ना बेटा? अब हम लोग लिख लेंगे आगे अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा। ठीक बेटा, थैंक यू। अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा, हाँ ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिए बेटा यहीं पे, गैर वैधानिक मुद्रा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गैर वैधानिक मुद्रा। ठीक है, मतलब इसके पीछे सरकार नहीं होती, ये जो मुद्रा है इसके पीछे सरकार नहीं होती, जारी करने वाला समझे बूझे और जिसने लिया है वो समझे बूझे, और इस मुद्रा को छापने के लिए किसी निश्चित कोष की बड़ी आवश्यकता नहीं होती। अंदाजा लगाओ थोड़ा। चेक यानी चेक बुक समझते हैं, ये चेक बुक जो होती है बेटा वो भी मुद्रा है, लेकिन वो गैर वैधानिक मुद्रा है। क्या चेक वह कार्य नहीं करता जो मुद्रा करती है, लेकिन चेक उतना नहीं काम कर पाती जितना मुद्रा काम कर पाती, क्योंकि चेक जारी करने वाला और चेक लेने वाला अगर दोनों सहमत हैं तभी चेक देंगे। आप कपड़े की दुकान पे 25-30 हजार का कपड़ा खरीद लीजिए, दुकान वाले को एक हम चेक देंगे, वो नहीं लेगा, वो कह देगा नहीं हम चेक नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि हम आपको जानते ही नहीं। अच्छा एक बताइए, जो चेकबुक इशू होता है बैंक से, तो बैंक की कोई ये है कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रहेगा तभी चेकबुक जारी होगा? अरे 1000-1500 वाला भी वही चेकबुक पाता है,
जिसके अकाउंट में 100-150 करोड़ रुपया जमा है वो भी वही चेकबुक पाता। क्या अलग अलग चेकबुक होती है क्या? हाँ, पन्ने कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी की चेकबुक में ज्यादा पन्ना हो, किसी के कम पेजेस हो, लीफ जिसको बोलते हैं 20 लीफ हो, 100 लीफ हो, किसी में कम हो सकता है। लेकिन चेकबुक का जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है वो तो सबका एक ही जैसा होता है ना। पहले पैसा छपा रहता है उस पर, नहीं पैसे वाली जगह तो खाली रहती है, एक बॉक्स बना रहता है, उस पर तो आपको छापना है। छापिए 100 करोड़, भरना ही तो है, भर दीजिए और सामने वाले को पकड़ा दीजिए, लो 100 करोड़ दिया। अब वो सामने वाला जब बैंक में जाएगा तब ना पता चलेगा कि 100 करोड़। तो ये जो चेक वगैरह होते हैं बेटा, वो क्या है, वो नॉन लीगल टेंडर हैं। क्लियर है? ये गैर वैधानिक मुद्रा है। इसको छापने के पहले किसी निश्चित कोष की आवश्यकता होती ही नहीं, और ये लेने वाला देने वाला समझे। अगर आपको कोई जान रहा है, अच्छे से पहचान रहा है, हो सकता है आपका चेकबुक ले ले कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो आपको नहीं जानता तो मुझे नहीं लगता आज के जमाने में कोई चेकबुक लेने वाला है, क्योंकि ऐसे भी अकाउंट है जिसमें एक पैसा नहीं है, चेकबुक लिए घूम रहे हैं, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़ चेक देते जा रहे हैं, और मालूम चला अकाउंट में एक ढेला नहीं है। है ना? एक वाकया मुझे याद है तो थोड़ा शेयर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते। कोविड चल रहा था तो मुझे यही लैपटॉप लेना था जिससे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो बड़ा जरूरी था। तो यही एक दुकान है, बढ़िया दुकान है, मैं उनके आ गया। मैंने कहा कि भाई साहब कुछ मेरी मदद आप करो। तो उन्होंने कहा कि बताएं। अच्छा, नोट बंद हो गया था, वो 2,000 रुपया रोज वाला ड्रामा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि बताएं। हमने कहा कि हमको एक लैपटॉप लेना है। उन्होंने कहा कि ले लीजिए। तो टोटल मुझे 50,000 पेमेंट करना था। लैपटॉप था और इसका एक रिमोट कीबोर्ड, माउस माउस यही सब मिला के 50,000 एट दैट टाइम कॉस्ट। मैं चेकबुक लेके गया था, नहीं और क्या लेके जाते। तो बैंक 2,000 से ज्यादा दे ही नहीं रहा था, 2,000 से ज्यादा एक दिन विड्रॉ हो ही नहीं रहा था। तो मैं लेके गया तो मैंने कहा कि देखिए एक आपसे निवेदन करने आया हूँ, मैं आपको चेक दे दे रहा हूँ 50,000 का, आप इसको कैश करा लीजिएगा। जब कैश हो जाएगा तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, हम आके लैपटॉप लेते जाएंगे। नहीं, सामने वाला मुझ पे क्यों भरोसा करे भाई, काहे रिस्क ले। तो मैंने अच्छा ऑफर दिया, मैंने कहा मैं चेक आपको दे दे रहा हूँ, बैंक में लगा दीजिएगा, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, आप हमको कॉल कर दीजिएगा, हम आके लैपटॉप ले लेंगे, हम 2 एक दिन रुक जाएंगे। उस आदमी को मैं जानता नहीं था। उसने कहा कि सर ले जाइए अभी। हमने कहा आप रिस्क ले रहे हो? ठीक है, इन्होंने मजाक में भी कहा। उन्होंने कहा आप रिस्क ले रहे हो, आप श्योर हो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया है? कहा नहीं श्योर तो नहीं हो, लेकिन मैं दे दूंगा आपको। उन्होंने कहा आप मुझे जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं। हम कहा ऐसा क्यों? कहा कितने दिन से प्रोफेशन में है ना, तो आदमी देख के पता चल जाता है। हम कहा देखो आदमी आजकल बड़े बहरूपिये हैं, है ना? तो किसी दिन धोखा वोखा हो सकता है। अच्छा, धोखा देने वाले ये सब बातें और करते हैं। नहीं, दे दिया उसने तुरंत। उसने कहा कि नहीं सर आप बिल्कुल ले जाएं, और मैं श्योर हूँ कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं होगी। तो लेकिन ये मेरे भरोसे का मामला था। वो आदमी चेकबुक लेके और 50,000 का लैपटॉप दे रहा है, और फिर बाद में मालूम चला कि मैं अपने अकाउंट ही खाली कर दूं, अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लूं, सारा पैसा निकाल लूं। बहुत कुछ बदमाशियां होती है ना। लेकिन ये कि भरोसे का मामला है। हाँ, जानने समझने वाले वैसे एक इलीगल वर्क है कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। अगर वो पार्टी चाहे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। लेकिन चेक लेना मुझे नहीं लगता बाध्यकारी है कि आप जहां मन करे वहां चेक देते चलें। चेक तब दे पाएंगे जब सामने वाला आपका चेक लेने के लिए तैयार हो। तो क्या इसके पीछे, चेक के पीछे भारत सरकार होती है? चेक के पीछे बैंक होता है जो जारी करता है, वो जाने, भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग उल्टा? गैर वैधानिक मुद्रा। लिखे
चेक अथवा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट थोड़ा मजबूत होता है बेटा, है ना। चेक अथवा ड्राफ्ट, डीडी बोलते हैं ना बेटा, डिमांड ड्राफ्ट। तो डीडी तो मुझे लगता है थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें पैसा जमा कर लोगे तभी डीडी जारी होती है। चेक के साथ ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लेकिन ये सब क्या है? गैर वैधानिक मुद्रा है ना बेटा। भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। बैंक जाने आप जाने, भारत सरकार से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बेटा। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, आज की डेट में चलन में सबसे अधिक गैर वैधानिक मुद्रा है। लगभग 25 से 30% चलन में वैधानिक मुद्रा है। ज्यादा चलन में जो मुद्रा है वो कौन है बेटा? गैर वैधानिक मुद्रा है। जितना हैवी ट्रांजैक्शन होता है, आजकल तो ई ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन पहले जितने हैवी ट्रांजैक्शन होते थे, वो दुकान वाला सीधे बोलता था कि डीडी दीजिए सर। मैंने बोला ना, उदाहरण, कार खरीदने जाओगे कैश नहीं लेगा। कार खरीदने जाओगे वो कैश नहीं लेगा, वो आपसे डीडी बनवा के मांगेगा कि आप डीडी दीजिए, हम रिस्क कहाँ लें। कैश वैश में बड़ा रिस्क है ना बेटा। कैश की परेशानी है कि जिसके पास कैश उसी का कैश, क्योंकि नोट पे कोई आइडेंटिटी नहीं बनी हुई, जिसके हाथ में नोट वो नोट उसी का हुआ। क्लियर है बेटा। तो ज्यादा चलन में कौन है बेटा? गैर वैधानिक। जितने बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं वो चेक और ड्राफ्ट के फॉर्मेट में होते हैं, आज भी होते हैं। तो लगभग 70% गैर वैधानिक चलन में रहता है और 30% के आसपास वैधानिक चलन में होता है। हाँ, अभी आजकल जो कोविड के बाद फॉर्मेट बदला है ना बेटा, तो अब तो सब ई फॉर्मेशन हो गया। ई फॉर्मेशन में सब कुछ मामला बड़ा सेफ हो गया। वरना चेक वेक गैर वैधानिक मुद्रा से काफी सुरक्षित हो गया, क्योंकि पल भर में आने वाले को पता चलता है, जाने वाले को पता चलता है। क्लियर है बेटा। लिखें, नोट बना के लिखें। चलन में माने सर्कुलेशन में गैर वैधानिक मुद्रा अधिक प्रचलित है। हो गया बेटा। थोड़ा सा नोट बनाइए। हॉट मनी और हार्ड मनी, गर्म मुद्रा। मुद्रा हमेशा गर्म रहती है। क्यों नहीं? अर्थव्यवस्था में जो हॉट मनी कहते, गर्म मुद्रा कहते, जिसका अर्थ कुछ अलग होता है ना। कहते हैं वह मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस बाजार पर तेजी से भागती है जहां उसकी कीमत अधिक होती है। फिर से सुनो, हॉट करेंसी उस करेंसी को कहते हैं यह उस मार्केट से जहां इसकी कीमत कम होती है, उस मार्केट की ओर तेजी से चल पड़ती है जहां से कीमत अधिक होती है। जैसे डॉलर है ना, तो डॉलर की कीमत जिधर कम होगी उधर से डॉलर भाग जाएगा उधर जिधर डॉलर की कीमत ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा। लिख लें, ऐसी मुद्रा जो उस बाजार से जहां इसकी कीमत कम हो, उस बाजार की ओर तेजी से गमन करती है, जाती है, जहां से कीमतें अधिक होती हैं। जहां इसकी कीमतें क्या होती हैं बेटा? अधिक होती हैं। क्लियर है। अगला लिख लो, हार्ड करेंसी।
ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति सदैव उसकी मांग से कम होती है, या उसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। क्लियर है बेटा? समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी विदेशी मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड अधिक होती है परंतु आपूर्ति कम होती है, शब्द चाहे जो भी हो। शायद मैंने लिखा दिया होगा पहले, आपूर्ति कम है मांग ज्यादा हो, तो क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना। मतलब नहीं समझ पा रहा हो? डिमांड ज्यादा हो रही है, उतनी मुद्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी मुद्रा क्या कहलाएगी बेटा? हार्ड करेंसी। क्लियर है? अब एक महत्वपूर्ण बेटा विषय है, थोड़ा बहुत प्यार से बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है मामला। हर कोई थोड़ा बहुत उसको पढ़ा है, लेकिन थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। यहाँ 100% पढ़ना होगा बेटा, है ना? वरना यहाँ कोई रिसोर्स वाला इशू नहीं है। तो हेडिंग बना लीजिए सब लोग, थोड़ी सी चर्चा हम आज शुरुआत कर देते हैं। हेडिंग बनाइए मुद्रास्फीति। अब मुद्रा चल रहा है बेटा, तो मुद्रा से जुड़ी हुई चीजें देख लिया जाए। मुद्रास्फीति इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति निकाली कैसे जाती है, मुद्रास्फीति कैलकुलेट कैसे की जाती है? जैसे टीवी में अक्सर देखते होंगे, मुद्रास्फीति की दर 8 से घट के 7 हो गई, मुद्रास्फीति की दर फलाना से धमाका हो गई। ये सब तो हमेशा सुनते रहते हैं आप। सब देखेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये थोड़ा जानना है कि मुद्रास्फीति है क्या, बोला किस चीज का नाम है? ये क्या चीज होती होगी? कुछ आइडिया है बेटा तो शेयर करें, गलत सही की परवाह ना करें। जी बेटा, जी बेटा, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? कीमतें घटने लगेंगी। तो पहली बार सुन रहे हैं, बढ़ने लगेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, काहे इतना हिचकिचा रहे हो भाई? इसमें कौन सा बड़ी रॉकेट साइंस है? किन्हीं भी कारणों से बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। क्लियर बेटा? कीमतों में सतत निरंतर वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी बाजार में जो कीमतें बढ़ रही हैं चीजों की, इसी को लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि सब काहे हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो आपको खेल दिखाते हैं। कभी गांव के लोगों को सब्जी खरीदते देखा है? वैसे गांव के लोग सब्जी वब्जी खरीदते कम ही है, क्योंकि गरीब में खाने पीने भर का हो जाता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर सब्जी वब्जी या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आप देखते हो खरीदने की स्टाइल। आलू क्या भाव है? तो सड़क किनारे बोरा बिछा के बेच रहा आलू भी। अब उसे जाकर पूछेंगे आलू क्या रेट है, तो बताएगा कि 8 रुपया किलो। तो ऐसे चौंक के बोलेगा 8 रुपया किलो? कुछ नहीं पता है आलू कै रुपया किलो बिक रहा था। खैर, लेकिन ये ड्रामा जरूर होगा। सॉरी, 8 रुपया किलो ये कब से हो गया? इनको बहुत पहले से पता है कि आलू कै रुपया किलो बिक रहा था। पहली बात। दूसरा,
कि बता देगा वो कि हाँ हो गया। अब तो आप देखोगे वो माथा पच्ची बहुत देर तक करेंगे, 7 रुपया किलो नहीं देंगे। होता है ना बेटा, वो कहेगा नहीं देंगे 7 रुपया किलो, 7 रुपये में तो हमारी खरीदारी है। हाँ, वो दुकान वाले बड़े चालाक होते हैं, वो जो आप रेट बोलते हैं उसको अपनी खरीदारी बता देते हैं। आप कहाँ जाओगे भाग के? तो फिर करते करते मान लो 7.5 पर डन हो गया, तो 7.5 रुपए किलो 1 किलो आलू खरीद के झोले में ले गए। अभी शहर में सब्जी खरीदते हुए देखे हो? बता रहे हैं, एक कार जाके रुकती है सब्जी की दुकान के पास, सड़क पे ही सब्जी की दुकान है, एक कार रुकेगी, कार में से कोई निकलेगा भी नहीं, कार का शीशा नीचे होगा और दुकान वाला एकदम हाँ साहब, जी साहब, और साहब अब वहीं से आदेश देंगे 5 किलो आलू, 3 किलो प्याज और ये और वो फलाना टमाका, थोड़ी धनिया, थोड़ा सा नींबू अदरक ये वो, साहब बस बोलते जाते हैं। कहता है जी साहब, और सब निकाल के बड़ी सी पॉलिथीन में बांध बांध के ले आता है। कहता है साहब कहाँ रखें? तो साहब कहते हैं पिछली सीट पे रखो, क्योंकि साहब अभी ऑफिस से आ रहे हैं। और दुकान वाले से पूछते हैं कितने का हुआ? कभी आपने नोटिस किया है कि उस आदमी ने कभी रेट पूछा हो? तो कभी रेट नहीं पूछता, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, कुछ भी रेट हो फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि अभी ऑफिस से आ रहे हैं, है ना। और ऑफिस से आते समय थोड़ा भारी रहती है तबीयत, है ना, और वो भी किसी बढ़िया विभाग के क्लर्क क्लर्क हैं तो पूछो मत, है ना भैया। तो सब्जी वब्जी क्या मायने रखता है? तो 500 बोला, वो 800 बोला। अच्छा एक और मजेदार बात देखो, दुकान वाले भी जब बोलते हैं तो लमसम बोलते हैं। अरे भैया आलू ये और वो धनिया मिर्चा और ये आपका नींबू सब मिला के 500 हुआ। अरे 512 रुपया नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। आप नोटिस नहीं करते, वो हमेशा लमसम पे रुकेगा। 600 हुआ साहब, 500 हुआ साहब, 400 हुआ, 408 रुपया नहीं होगा। ये सब तजुर्बा है, थोड़ा सा देखिएगा आपको मजा आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ना साहब के पास फुर्सत है, साहब अभी ऑफिस से निकले हैं, पॉकेट वॉकेट थोड़ा भारी है, ये सब टेंशन में रहेंगे नहीं और निकल जाएंगे। ये दोनों जगह ये अंतर काहे देख रहा? वो तो 1 किलो आलू खरीदते समय उनकी नाक में दम किया 10 मिनट तक, 7.5 में नहीं दोगे? या तो साहब की हालत ये है कि रेट तक नहीं पूछते कि आलू और प्याज क्या रेट चल रहा है, कुछ नहीं, डिमांड हमारी जो है वो दो, रेट वेट छोड़ो, रेट वेट सब जोड़ जाड़ के बताना इकट्ठे। तो समझ में नहीं आ रहा है काहे वहां ऐसे हो रहा और यहाँ ऐसे हो रहा। अरे यही समझो बेटा, तो हम मुद्रास्फीति समझा देंगे। मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है बाकियों से। कमी है, बेचारा बड़ी मुश्किल से 10-20 रुपया पॉकेट में रखा है, 9 रुपए का आलू ले लें तो बाकी क्या करेंगे, है ना। यहाँ तो भरी हुई है दोनों पॉकेट ना बेटा, यहाँ कौन सा टेंशन है। 500 1000 कहे कुछ भी कहे, भले घर पे आके पत्नी कहेगी कितना दिए सब्जी का, बताया 800, कहीं 800 की सब्जी, अब जो दे दिया तो दे दिया, है ना भाई। चलो अभी नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण आपको बताते हैं। आम जीवन में बड़े अच्छे उदाहरण देखते हैं बेटा, अर्थव्यवस्था को पढ़ने, हर चीज को पढ़ने समझने के लिए। छोटे छोटे बच्चों का मैं खेल देख रहा था, तो आजकल तो कहाँ खेलते हैं सब, आजकल बदमाश तो मोबाइल लेके डूबे रहते हैं। लेकिन हम लोग के बचपन के जमाने में बच्चे उच्चे खेलते थे, वो बढ़िया खेल खेलते, उनकी इमेजिनेटिंग पावर उनकी डेवलप होती। उसमें मैंने देखा कि एक बच्चा दुकानदार बन गया, दुकान खोल लिया, और एक तो खरीदार बन गया, है ना बेटा। तो अब दुकान है तो दुकान पे सामान ना चाहिए, हवा में दुकान रहेगी। तो टूटे फूटे खिलौने उलौने ऐसे वैसे सब सामान जो फालतू का था वो सब जुटा लिया, बन गया दुकानदार। और एक उसका साथी बन गया खरीदार।
तो वो आया खरीदने, वो दे दो तो कहा पैसा लाओ। अब पैसा तो उसके पास था नहीं, तो वो क्या किया कि थोड़ा सा इधर गया तो उसको कागज का एक टुकड़ा मिल गया, कागज उड़ता हुआ, उसको लेके 3-4 टुकड़ा फाड़ा, छोटा सा पॉकेट में रख लिया और रुपया भी हो गया। वो आया क्योंकि उसके पास कुल मिला के 5 ही 6 टुकड़ा था, उतना ही फाड़ ही पाया। तो एक सामान जब लिया तो उसमें निकाला और उसमें से एक टुकड़ा दिया और वो भी मान गया। तब तक एक और आगे खेलने, कहा हम भी खेलेंगे, कहा खेलो, कहा रुपया लाओ, वो भी निकल पड़ा रुपया ढूंढने। ठीक है, उसको अखबार मिल गया, न्यूज़पेपर, नोच नाच फाड़ फोड़ दोनों पॉकेट में इतना ठूसा, जितना वो ठूस पाता, पूरा पॉकेट खुल गया। आया, कहा सामान दो, वो भी लिया, उसने गिन के नहीं दिया, मुट्ठी में निकाल कर फेंक दिया, लो। यही है मुद्रास्फीति। जब आपके पॉकेट में पैसा पड़ा तुरंत कीमतें बढ़ जाएंगी। ऑटो मोड में रहता है ये, आपके पॉकेट में पैसा बढ़ा नहीं कि कीमतें फटाक से बढ़ेंगी। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, हम सब आपको समझाएंगे। नौकरी चाकरी वाले जो हमारे मित्र हैं ना, वो इंतजार करते रहते हैं कि अगले वेतन आयोग का, और जैसे ही सुनगुनाहट लगती है कि अब पे कमीशन आ रहा है, तनख्वाह कुछ बढ़ने वाली है इकट्ठे, उसी दिन से कलम वलम लेके जोड़ना शुरू करते हैं कि मेरा तो अब 40,000 से हो जाएगा 65,000, तो मेरा तो इतना, मेरा तो उतना, सब जोड़ते हैं ना, बोल नहीं रहे हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अभी मेरी सैलरी 40,000 है और जब नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो मेरी सैलरी हो जाएगी 65,000, जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, जैसी चल रही है उससे बेहतर हो जाएगी। यही ना बेटा, बोल नहीं रहे हो? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो कि हाँ सर नहीं। हम लोग जोड़ते हैं और हो गई, वेतन आयोग लागू हो गया, आपकी सैलरी होगी 65, और बड़ी मैदान बात है, जिंदगी नहीं बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि उसी के रेशियो में कीमतें फटाक से बढ़ गई। ये मामला क्या है बेटा, वो जरा समझने की कोशिश करो। तराजू का पल्ला देखे हो ना, वो वाला तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, वो वाला। इस तराजू के दो पल्ले हैं, ध्यान से समझिए बेटा, है बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है। एक तरफ इस देश में कुछ मुद्रा होगी, किसके पास? अमीर लोगों के पास। किसी के पास कम होगी, किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास एकदम नहीं होगी, किसी के पास बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इस देश में मुद्रा अनंत नहीं ना होगी। बोल नहीं रहे। एक तरफ देश में क्या है बेटा? मुद्रा, किसके पास? हम लोगों के पास। और एक तरफ देश में वस्तु और सेवा होगी जो बिकने के लिए तैयार है, और ये मुद्रा खरीदने के लिए तैयार है। इसी मुद्रा से वो वस्तु सेवाएं खरीदी जाएंगी, अलग से कहीं मुद्रा थोड़ा ही है। बोल नहीं रहे। अब एक बात मुझे बताइए, वस्तु सेवा उतनी ही रहे, और जैसे एक चीज बताओ, 100 मुद्रा हो और 100 वस्तु हो, मान ले, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो संतुलन में है। एक वस्तु के लिए एक मुद्रा का रेशियो आ रहा है। अब एक चीज बताइए, मुद्रा बढ़ जाए और वस्तु उतनी ही रहे, क्या एक वस्तु के लिए ज्यादा मुद्रा की डिमांड नहीं होगी? अब ये मान लो मुद्रा होके 500 हो जाए और वस्तु 100 ही रह जाए, तो प्रति वस्तु अब तो 5 का औसत आ गया ना। बोल नहीं रहे। नहीं समझ पा रहे हो बेटा, बहुत सिंपल, मैंने इतना बढ़िया उदाहरण से आपको बताया, अगर नहीं समझ में आया तो तकलीफ है। जैसे ही मुद्रा बढ़ेगी, वस्तु सेवा उतनी ही है ना। सबके पॉकेट में 50-50 हजार रुपया रहे तो सब्जी का भाव पूछने जाएंगे हम? पॉकेट में जब पैसा कम होता है तब हम खर्च को लेकर पैनिक होते हैं, और पॉकेट में पैसा एकदम आ रहा है, धुआंधार आ रहा है, तो खर्च को लेकर हम टेंशन में नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ा
और वस्तु सेवा उतनी ही रही, कीमतें हर हाल में बढ़ जाएंगी, हर हाल में बढ़ जाएंगी, बढ़ाना नहीं पड़ता, खुद बढ़ती हैं। कहा जाता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े और कीमतों में निरंतर वृद्धि होती जाए, इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। और किसी ने बहुत सुंदर बताया कि अगर बाजार में इसमें जितनी मुद्राएं हैं उसको अगर दोगुना कर दिया जाए तो कीमतें दोगुनी हो जाएंगी तुरंत। मुद्रा के प्रसार को आप जैसे ही दोगुना करोगे, कीमतें वहीं नहीं रुकी रहेंगी, कीमतें दोगुनी हो जाएंगी और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। अब जो हमने बोला है फिर से सुनो। मैंने कहा कि यदि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति दोगुनी कर दी, वही हेलीकॉप्टर से फैला दीजिए, जहाज से छीट दीजिए, फेंक दीजिए सबके पास, मुद्रा बढ़ जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी। बोल नहीं रहे, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अर्थव्यवस्था में एक बहुत क्लियर सिम्टम है कि यदि बाजार में मुद्रा की पूर्ति को दोगुनी कर दी जाए, मुद्रा की सप्लाई दोगुनी कर दी जाए, कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। और कीमतें दोगुनी होने का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य जो पहले था वो आधा हो गया। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लें आज के डेट में 10 रुपए किलो आलू है और मार्केट में आपने मुद्रा की आपूर्ति दोगुनी कर दिया, तो आलू की कीमत भी ऑटोमेटिकली दोगुनी हो जाएगी। अब आलू कितना, 20 रुपया किलो। क्या आपको लगता नहीं रुपए की औकात घट गई? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुद्रा की हैसियत घट गई? पहले जो काम 10 रुपए कर लेता था, अब उसी काम को 20 रुपया करना होता था। पहले 10 लोग मिलके पकड़ लेते थे, अब 20 लोग मिलके पकड़ पा रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आदमियों की हैसियत घट रही है, क्षमता घट रही है। पहले 10 रुपया जो काम कर लेता था, अब उसे 20 रुपया कम कर पा रहा है, तो क्या मुद्रा की औकात नहीं घटी? और आप मुझे बताइए, क्या निरंतर मुद्रा की औकात घट नहीं रही है? आज से 30-40 साल पहले, मैंने सुना है भाई, देखा नहीं है, 50 साल पहले अनुभव नहीं किया मैंने, 60 साल पहले लोग बताते थे कि जिनकी 10-12 रुपया सैलरी होती थी, बड़ी मजे से जिंदगी कट जाती थी, बहुत प्यार से जिंदगी कट जाती थी। बता रहे थे कि जैसे देसी घी, तो खैर आजकल तो देसी घी का नाम ही नदारत है, वो तो क्या क्या घी मिल रहा है वो दुनिया देख ही रही है। 4 आने सेर, शेर मतलब किलो। पहली बात कि आज की डेट में देसी घी तो मिलेगा ही नहीं। कुछ ब्रांडेड जो कंपनियों का देसी घी वगैरह खरीदे, मुझे लगता है 800-900 रुपए, 1000 रुपए से कम नहीं है। गाँव में तो जो बढ़िया घी निकालते हैं वो 1000-1500, 2000 किलो बेच रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि वो 4 आना आज 2000 हो गया? जो काम चवन्नी कर लेती थी, आज की डेट में वो अब 2000 रुपया कर पा रहा है। रुपए की औकात नहीं घटी। जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे मुद्रा की औकात घटेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मुद्रास्फीति, है ना। अब ये क्यों होता है? बहुत कारण है उसके। डिमांड पुल, कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, मांग बढ़ जाने से बढ़ जाती है, किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाने उसकी वजह से हो जाती है। सब बहुत डिटेल है बेटा, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक लाइन में डिफाइन कर लिया। देखें, जब बाजार में मुद्रा का प्रसार हो जाए, एक लाइन लिख लो, आज निपटा लिया जाए। जब बाजार में मुद्रा का क्या बेटा, प्रसार हो जाए तथा कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहे तथा स्थिर रहे, तो इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे ही क्या बेटा, मुद्रास्फीति कहते हैं। बड़ा टॉपिक है बेटा, घबराइएगा मत, समय लगेगा थोड़ा। मुद्रास्फीति कहते हैं। हो गया बेटा, लिखें। यदि बाजार में मुद्रा की पूर्ति दोगुनी की जाए तो, यदि बाजार में मुद्रा की पूर्ति, पूर्ति माने सप्लाई, दोगुनी कर दी जाए तो कीमतें दोगुनी हो जाएंगी।
तथा मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा, घट नहीं जाएगा, आधा हो जाएगा। कीमतें दोगुनी अगर हुई तो मुद्रा की जो वैल्यू है, मूल्य है, वो क्या हो गया बेटा? आधा हो जाएगा। जैसे सवाल लिख लिए बेटा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, लिख लीजिए, फिर सुनिए जो हम कुछ बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिए। कभी दुकान पे जब आप कोई सामान खरीदते थे, वो ट्रेडिशनल वाले तराजू पे, इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं, तो क्या करता है कि एक तराजू पे वेट रख देता है। अब 2 किलो ले रहा हो तो 2 किलो रख दिया। अब एक ही पड़ले को नियंत्रित करके वो तराजू को संतुलित नहीं कर लेता था। जैसे आपको 2 किलो चीनी चाहिए, तो एक पड़ले पे 2 किलो रख दिया। अब इतना बड़ा वो एक्सपर्ट तो है नहीं कि पहली बार में 2 किलो ही उठा ले। हाँ, कुछ अनुभवी हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ 2 किलो के लगभग हो गया। लेकिन अगर वो पड़ले पे रखा चीनी, तो थोड़ा कम भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। उठाएगा तो समझ जाएगा किधर क्या मामला है। लेकिन ध्यान रखना, किलो की तरफ नहीं छेड़छाड़ करनी है, तो उधर भी करनी है। 2 किलो को हटा के 1 किलो रख दे, नहीं, उसको नहीं छेड़ना है। इधर ही अब चीनी को बढ़ा के घटा के संतुलन करना है। बोल नहीं रहे? ये जो तराजू है ना, वस्तु सेवा पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये है, इस पर है। मुद्रा पर किसका नियंत्रण है? भारत सरकार का नियंत्रण है। बोल नहीं रहे बेटा? इसी मुद्रा को घटा के बढ़ा के क्या तराजू को संतुलित नहीं किया जा सकता? जब मुद्रा ज्यादा दिखे वस्तु की तुलना में, हटा दें। जब मुद्रा कम दिखे, सुस्ती आ रही है मार्केट में, मुद्रा बढ़ा दें। बोल नहीं रहे? यानी मुद्रा को घटा के बढ़ा के मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, और ये करता है, और ये आरबीआई करता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जब महंगाई बढ़ने लगती है तो बड़ी हसरत से हम आरबीआई की ओर देखते हैं कि सर कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो करता है। और उसके पास बड़े बढ़िया बढ़िया हथियार हैं। कभी कभी घबराइए नहीं, अभी टमाटर के रेट में बड़ा काम, घबराइए मत, अभी सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर सही नहीं हुआ तो उसके तर्कस में एक से एक तीर है, वो निकालेगा, चलाना शुरू करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो अभी वो नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ध्यान रखना, अभी मुद्रास्फीति पढ़नी है। लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन कर सकता है? आरबीआई। आरबीआई जब चाहेगा तब वो मार्केट से रुपया सोख लेता है, और जरूरत पड़ने पे मार्केट में रुपया पंप कर देता है। इसलिए आप देखते हैं कि हर 6 महीने साल भर में जो मौद्रिक नीति जारी होती है, लोग बड़ी उम्मीद लगाए रहते हैं कि बैंक रेट बढ़ाया, घटाया, ये किया, वो किया। सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जो बाजार में मुद्रा के प्रसार को घटाते और बढ़ाते हैं। और वो हमेशा नजर रखे रहता है कि महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई अगर लगातार बढ़ रही है, इतना बल्क, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है बेटा, एक एक पाई पाई का हिसाब आरबीआई को रख पाना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज पे नजर होगी आरबीआई की, कीमतें बढ़ रही हैं, आरबीआई समझ जाता है कि मार्केट में पैसा बढ़ गया, तो वो पैसा खींचेगा, खींच लेगा। आप कहेंगे सर हमारे पॉकेट से भी खींच लेगा? आप मत डरिए, आपकी सैलरी वैलरी जो मिली है उसमें से नहीं खींचे काचेगा को। लेकिन वो बड़े प्यार से मार्केट से पैसे को निकाल लेता है। और जब उसको लगता है कि मार्केट में पैसा घट रहा है, सुस्ती आ रही है, बढ़ा देता। वो अभी नहीं पढ़ना है। इसको हम लोग आरबीआई की मौद्रिक नीति कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति अभी नहीं पढ़नी है। अभी हम लोग क्या पढ़ना है? इन्फ्लेशन पढ़ना है। हम 4 नाम बोलेंगे बेटा, चारों नाम आप ही लिख लीजिएगा, घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। कल हम शुरुआत करेंगे, कल नहीं, जब लेक्चर का शेड्यूल होगा लिखें। हमको पहले लिखने दीजिए। थोड़ा सा बेटा घर पे देखिएगा।
एक तो अभी लिखा था क्या बेटा, इन्फ्लेशन, बोले। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिखूंगा बेटा, घबराइए नहीं। थोड़ा सा ऐसी जगह लिखें कि सबको दिखे, उधर दिखेगा सबको। इन्फ्लेशन, क्या लिखा है बेटा, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन। ठीक है, हिंदी भी लिख दें। संस्फीति, अवस्फीति, अपस्फीति। ठीक है बेटा, ये चारों नाम ढूंढ ढांड के पढ़ बढ़ के कल प्रकट होइएगा। कल मतलब जो अगला लेक्चर होगा देखिएगा, है ना। और हम बात करेंगे बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है, खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, घुमा घुमा के इधर से उधर पूछ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। सीधे नहीं पूछेंगे, थोड़ा इनडायरेक्ट पूछेंगे, ऐसे पूछें, अरे रुको रुको, सरकार करों में अगर वृद्धि कर दे तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, अभी टेंशन में मत आइए बेटा, इतनी आसानी से नंबर लेके भागने नहीं देंगे आपको। काला धन क्या करता है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा जैसे आप समझ रहे हो, और ऐसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर समझे हो तो फिर सब बहुत इजी हो जाता है। तो समाप्त करें बेटा।